हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टॉपर स्टॉक। तो आज हमारे साथ है अनुराग राय। इन्होंने जस्ट अभी एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम क्रैक किया है और ये भी आ गए हैं अपने एग्ज़ाम की सारी स्ट्रैटेजी आपको बताने के लिए। कैसे एग्ज़ाम क्रैक करना चाहिए, जो ऑलरेडी क्रैक कर चुका है वही अच्छे से बता सकता है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और मैं पहले तो बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा थैंक यू। आपको कि आपने एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम क्रैक किया है। और वेलकम टू आवर शो। थैंक तो अनुराग, अपने बारे में कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को। मेरा नाम अनुराग राय है। मैंने अपनी स्कूलिंग सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिटेट 10 से की है। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग से किया है बीआईटी दुर्ग से। फिर ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में ही मैंने 4D ज्वाइन किया था ताकि मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकूँ। उसके बाद मैंने 2024 में अपना सीजीएल का फर्स्ट अटैम्प्ट दिया। उसमें मेरा प्री क्लियर हुआ और मेंस में भी पोस्टल असिस्टेंट का कट ऑफ क्लियर हो गया था। बट क्योंकि एक वो सीबीटी पोस्ट थी करके मुझे वो पोस्ट अलॉट नहीं हुई। फिर मैंने आरआरबी एनटीपीसी दिया, उसमें मेरा प्री मेंस क्लियर था। अभी साइकोमेट्रिक दिया है बट उसका रिजल्ट अभी पेंडिंग है। और मैंने अभी हाल ही में इसी महीने आईबी का इंटरव्यू भी दिया है। और जिस दिन मेरा आईबी का इंटरव्यू था, लकीली उसी दिन एसएससी ने 2025 का रिजल्ट निकाला और मुझे पोस्टल इंस्पेक्टर अलॉट हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। ओके। तो पोस्टल डिपार्टमेंट कुछ डिफरेंट टाइप का, इसमें क्या वर्क रहता है? बहुत लिमिटेड ही इन्फॉर्मेशन है, बट मैं जितना अपने जान पहचान वाले हैं जो पोस्टल डिपार्टमेंट में हैं उनसे पता किया हूँ, तो वो बोलते हैं अगर आपका पोस्टिंग सब डिविजनल ऑफिस में होगा तो आपके अंडर अराउंड 50-60 पोस्ट ऑफिस रहेंगे। उनका वर्किंग जो भी है वो पूरा कंट्रोल आप करेंगे। अगर आपका रीजनल ऑफिस में रहेगा तो आपका मेनली डेस्क जॉब रहेगा, लेकिन अगर सब डिविजनल में मिला तो आपको डेस्क जॉब भी करना है और फील्ड जॉब भी करना है। ओके, तो इसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप के हाँ। रोल्स आपको असाइन किए जा सकते हैं। यस सर। ओके। तो अब हम प्रिपरेशन वाले फेज में वापस आ जाते हैं कि इसमें देखो चार सेक्शन है। हाँ। इंग्लिश, जीके, रीजनिंग और क्वांट है। क्वांट। तो आपका कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग था? मेरा क्वांट और रीजनिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, तो मुझे लीस्ट अमाउंट ऑफ एफर्ट उस पर डालना पड़ा। उसको मतलब मेरे को बस एक ब्रशअप की ज़रूरत थी। और कुछ अगर मैं नया सीख रहा हूँ, जैसे मेरे को भी ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा जो कि एडवांस मैथ्स के पार्ट है उसमें थोड़ा दिक्कत आती थी, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम मैंने उसको डेडिकेट किया एज़ कम्पेयर टू जो अरिथमेटिक होता है उसके। ओके, मतलब एडवांस मैथ्स में थोड़ा थोड़ा बहुत सा आपको दिक्कत। था, बाकी क्वांट रीजनिंग आपका हाँ। स्ट्रांग है बोल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो इसका मतलब वीक पार्ट थोड़ा बहुत जीके और जीके और इंग्लिश। इंग्लिश है। हाँ। तो इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। हाँ। इंग्लिश में क्या रहता है, बहुत सारे इडियम्स याद हाँ। करने हाँ। पड़ते हैं, वोकैब याद करनी पड़ती है, ठीक है, सेम मीनिंग, अपोजिट हाँ। मीनिंग, हाँ। और भी बहुत सारी। आपको हम्म। पैराजम्बल देखो या फिर क्लोज टेस्ट हम्म। करना है या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। हाँ। तो बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं हम्म। और इसमें बहुत एफर्ट लगता है प्रिपरेशन करने में। तो आपने इंग्लिश को किस तरह से प्रिपेयर किया? इंग्लिश का प्रिपरेशन मेरा स्टार्ट हुआ जब मैं 4D ज्वाइन किया, तो श्रेयस सर की शीट्स काफ़ी हेल्पफुल थी। कोई भी अगर टॉपिक ऐसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, काफ़ी हद तक तो वो टॉपिक उन शीट से ही कवर हो जाता था। लेकिन अगर मेरे को फिर भी कुछ डाउट होता था तो मेरे पास इंग्लिश के लिए दो बुक थी, एक नीतू मैम की और एक किरण की। नीतू मैम सिर्फ कॉन्सेप्ट वगैरह था और जो किरण था उसमें क्वेश्चंस वगैरह थे, PYQ। तो मैं पहले श्रेयस सर की जो सीट थी उसको सॉल्व करता था। उसके बाद अगर मेरे को लगता था कि मेरा अभी भी नहीं हो रहा है ये चीज़, तो मैं फिर PYQ लगाता था। और जैसे जैसे मॉक देते जाओगे तो उससे पता चल जाएगा कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ आपकी वीकनेस है। उस पर मेहनत करते जाओ, मॉक का एनालिसिस करते करते वो चीज़ आपको समझ में आएगा। और जैसे मॉक में कुछ नया वर्ड मिला, जैसे वोकैब का या कुछ नया ईडियम मिला, तो मैं उसको एक कॉपी में नोट डाउन करता था, ताकि अगर वो अगली बार उससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ आए तो मैं वो चीज़ पे गलती ना करूँ। बेसिक अगर रीडिंग मतलब स्पीड बढ़ानी है आपको, तो सबसे बेस्ट सोर्स जो मैंने फॉलो किया था वो था न्यूज़पेपर रीड करना। उसमें भी अगर एडिटोरियल आप पढ़ रहे हो तो उसमें दो चीज़ होगा, एक तो आप करंट अफेयर से रिलेट कर पाओगे और आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी। ओके, ठीक है, तो ये इंग्लिश वाला पार्ट हो गया। हम्म। अब आते हैं जीके वाले पार्ट में। हम्म। तो जीके वाला पार्ट भी ऐसा है कि हिस्ट्री भी पढ़ना है, हाँ। पॉलिटी पढ़ना है, ठीक है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हाँ। हो गया, साथ में अभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी हम्म। आने लग गए। तो इसमें अब सब कंफ्यूज रहते, कहाँ पढ़े, कैसे पढ़े, क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े। हम्म। तो आप थोड़ा इसमें थोड़ा लाइट डालिए कि कैसे लिमिटेड पढ़ के एक अच्छा स्कोर किया जा सकता है जीके में। जैसा कि अभी आप एसएससी का पैटर्न देख ही रहे हो, उसमें जीके काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन के लिए। आप भले ही हो सकता है कि मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश में स्ट्रांग हो, बट अगर आप जीके में ही वीक हो ना तो आपको सिलेक्शन से वो दूर कर देगा। मेरा पिछले साल ऐसे ही हुआ था, मेरा जीके का स्कोर उतना सेटिस्फाइंग नहीं था, इसी कारण मेरा सिलेक्शन रुक गया था।
बट इस साल मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत जीके पे ही किया है। मैंने जो बेसिक था अपना वो सुजीत सर जहाँ पे फैकल्टी हैं 4D के उनसे क्लियर किया, और जो मॉक के जीके थे उसको मैं बार बार रिवाइज करता था। उसको अगर कुछ नया आ रहा है तो मैं उसको एक कॉपी में नोट डाउन करता था, और हफ्ते में या 10 दिन में एक बार उसका रिवीजन करता था। और जैसे मैं कुछ टॉपिक यूट्यूब से या सुजीत सर जो पढ़ाए उससे मेरा एक बार रिवीजन हो गया, तो उसके एमसीक्यू लगाता था मैं, कि आजकल प्री में भी मेंस लेवल के सवाल पूछ रहे हैं। जैसे पहले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सिर्फ मेंस में आते थे और प्री में मेजरली वन लाइन आते थे, लेकिन जब से वेंडर चेंज हुआ है आप उसका कोई गारंटी नहीं ले सकते। तो आपको मेंस की तैयारी करनी है, ऑटोमेटिकली आपका प्री की तैयारी हो जाएगी। ओके, यानी ठीक है, ज़्यादा फोकस मेंस को मेंस पे। लेके कि आप मेंस देने ही जा रहे हो उस हिसाब से हाँ, तैयारी करो ताकि प्री अपने आप ही क्लियर निकल हो। जाएगा। ओके, तो ये जो प्रिपरेशन वाली जर्नी रहती है, तो ये ऐसा एग्ज़ाम है कि एकदम तुरंत नहीं, थोड़ा तुरंत। समय लेता है। हाँ। तो इस बीच अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा जाए कि चलो ठीक है, गाड़ी चलती रहे, ऐसा नहीं कि बीच में रुक जाए और प्रिपरेशन छोड़ दे। हाँ। तो ये जर्नी में आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा? ये जैसे कि सर बोले कि ये काफ़ी लंबी जर्नी है। ऐसा नहीं होगा कि आप एक हफ्ता पढ़े, एक महीना पढ़े तो आपका सिलेक्शन हो गया। आपको डेडिकेटेडली 6 महीना, एक साल आपको देना पड़ेगा, तब आपका कुछ बेस क्लियर होगा जो आप अपीयर कर सकते हो उस एग्ज़ाम में। मैंने भी वैसे ही किया। ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई सेटबैक्स नहीं मिले, मेरे को भी स्टार्टिंग में नंबर नहीं आते थे मॉक में, लेकिन मॉक में जो नंबर आ रहे हैं ना उसको एक्सेप्ट करो, ना कि उसका कुछ गिल्ट लो आप, कि अगर कम आ रहे हैं तो कि नहीं यार मेरा इतना कम आया, मेरा परसेंटाइल इतना कम हुआ। आप उसमें वो देखो मॉक का सेल्फ एनालिसिस करके कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, और वीकनेस को आप कैसे अपनी स्ट्रेंथ में डेवलप कर सकते हैं। जो वीकनेस है, मतलब जैसे मैं अपना एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, मेरा जीके था, तो मैं मेजरली जितना भी पार्ट पढ़ता था ना उसका 70 से 80% मैं जीके को देता था, और जो बाकी मेरे 3 सब्जेक्ट रह गए, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट, इसको बाकी के परसेंट में टाइम देता। अगर जीके स्ट्रांग है ना, अभी इस जो एसएससी का अभी पैटर्न है, अगर आपका जीके स्ट्रांग है तो आपके लिए रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश बहुत ऐसा कोई आपके सिलेक्शन को बाधा नहीं डालेगा। लेकिन अगर आपका जीके वीक है तो थोड़ा सा आपको मुश्किल आएगा। तो इसलिए मैं तो अपना जीके स्ट्रांग किया सबसे पहले। और रही बात मोटिवेशन के लिए, तो हाँ ऐसा है, कई कई टाइम आए हैं कि मेरे को डीमोटिवेट फील हुआ है। तो इसलिए मैं आपको एक रिकमेंड करूँगा कि किसी एक आदमी को आप ज़रूर बताएं कि आप क्या फ़ील करते हैं। वो हो सकता है आपका कोई दोस्त हो सकता है वो आपका बड़ा भाई हो सकता है आपके मम्मी पापा हो, लेकिन अपने अंदर रखेंगे ना तो आपको वो बहुत गिल्ट देता रहेगा। इससे अच्छा आप किसी से शेयर कर लीजिए। हो सकता है वो 4D कोई फैकल्टी हो क्या, ये रजत सर यहाँ पे 4D वाले मेरे को बहुत हेल्प किए। कई कई टाइम पे मैं, अगर मैं सिर्फ पढ़ाई रिलेटेड नहीं बात कर रहा हूँ, मैं अपना पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बात कर रहा हूँ। मेरे को रजत सर से कुछ भी डाउट होता था, एनी टाइम मैं रजत सर को कॉल करता था, रजत सर मेरी हेल्प करने के लिए तैयार रहते थे। और ओके। प्रिपरेशन के टाइम में जो सबसे इम्पोर्टेंट ऐसा मेरे को लगता था कि आपको अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक देना चाहिए। मैं जैसे हर दिन 2 घंटा तो मिनिमम खेलने पे निकालता था, क्योंकि वो मेरा लीजर टाइम था, मेरे को खेलना बहुत पसंद है, उससे मेरा मूड रिफ्रेश होता था। तो मे बी आपके लिए कुछ और हो सकता है, आप पेंटिंग कर सकते हैं, आप रीडिंग कर सकते हैं। तो जो आपको अच्छा लगता है वो एटलीस्ट दिन में 1 से 2 घंटा आपको निकालना चाहिए, और प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हैं तो बस 4 घंटा सो रहे हैं, आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए थी। मैं खुद अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, क्योंकि मैं थोड़ा लेट नाइट तक जगता था, तो मैं 2 ढाई बज जाता था मेरे को सोते सोते, मैं फिर आराम से 10 बजे उठता था। मेरे को ओके। ऐसा है कि स्लीप आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आप सोए ही नहीं है, आपको प्रॉपर रेस्ट ही नहीं मिला है, तो हो सकता है आप उतने प्रोडक्टिव ना हो एज़ कम्पेयर टू जब आप सोए हुए हो और प्रॉपर रेस्ट मिला हो आपको। तो ओके, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन की जर्नी में आपके लिए सबसे बड़ा यानी सपोर्ट सिस्टम आपका कौन रहा है? मेरे पेरेंट्स मेरे को 1% का भी कुछ प्रेशर नहीं डाले कभी भी। बोले कि तू जब तक पढ़ेगा तब तक अपन तेरे को बैठा के खिला सकते हैं। मेरे को सबसे ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम वही थे। बाकी मेरा फ्रेंड भी है एक, वो मेरे पूरे जर्नी में थ्रू आउट मेरे साथ रहा है, मेरे हाईज़ एंड लोज उसने पूरे देखे हैं। तो इसलिए मैं आपको भी रिकमेंड कर रहा था कि किसी एक आदमी को तो आप ज़रूर बताएं कि आप क्या फ़ील कर रहे हैं। ओके। और अभी जैसे आपका सिलेक्शन हो चुका है, तो घर में क्या माहौल है? काफ़ी खुश है सब, काफ़ी खुश हैं, बहुत अच्छा माहौल है। और मम्मी तो यही बोल रही है कि और तैयारी करो, अभी इसमें शांत नहीं होना है। अब ओके। मैं भी वही सोच रहा हूँ कि हो सकता है कि और तैयारी करने पे कुछ अच्छा लग जाए। हम्म। बट अभी फ़िलहाल तो मैं कुछ महीने का ब्रेक ही लिया हूँ, उसके बाद फिर मैं हो सकता है तैयारी चालू करूँ आगे। ओके, तो एक बार सिलेक्शन होने के बाद हम चाहते हैं कि जैसे अभी हमारा मैक्सिमम टाइम पढ़ाई में निकल हम्म। जाता है, तो अब क्या होगा कि पढ़ाई में थोड़ा हाँ। कम समय रहेगा। हाँ। तो ऐसा आपकी लाइफ में कौन सा एरिया है जहाँ पे आप समय अभी इन्वेस्ट करना चाहोगे पढ़ाई को छोड़ के? अभी मैं हो मतलब काफ़ी सारे मैंने प्लान कैंसिल किया था ये पढ़ाई के कारण।
मैं अपने दोस्त लोग के साथ कहीं घूमने नहीं जा पा रहा था ये 2 साल में। तो अभी कुछ टाइम जब मैं अभी पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं घूमूँ, और जो चीज़ मैं नहीं कर पा रहा था, जैसे मैं मेरे को साइकिलिंग भी बहुत पसंद है बट वो मैं नहीं कर पा रहा था, मैं कोशिश करूँगा कि अब उसको हर दिन अपने रूटीन में इंक्लूड करूँ। कुछ ऐसा काम करूँ जिससे मेरे को थोड़ा सा जो मैं अवॉइड कर रहा था जब मैं पढ़ाई कर रहा था, वो काम, जैसे फ्रेंड्स के साथ घूमना, कुछ अपना इम्प्रूव करना, वो सब चीज़। ओके, तो ये बताइए कि 4D एजुकेशन हब का जो रोल है आपके सिलेक्शन में क्या रहा है? मेरे हिसाब से 4D का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि एक इनिशियल पुश ना मुझे 4D के ज्वाइन करने के बाद ही मिला। मेरे को पता चला कि क्या कंपटीशन है, किस लेवल से प्रिपरेशन करनी है, और जितने भी फैकल्टी है, रजत सर हो, श्रेयस सर हो, इनफैक्ट राम सर भी हो, कुछ भी आपको रिक्वायरमेंट रहती है, कुछ भी पीडीएफ की, राम सर आपको 1 मिनट में वो पीडीएफ निकाल के देते हैं। हो सकता है आपके पास बुक ना हो, बट आप राम सर से वो पीडीएफ मांगेंगे तो आपको वो आराम से प्रोवाइड कर देंगे, तो आपको बुक लेने की भी ज़रूरत नहीं है। और कभी भी आपको मोटिवेशन की कमी लग रही है, आप डाउन फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं यार अब गिव अप करना पड़ेगा, एक बार आप 4 डे किसी भी फैकल्टी से बात कर लीजिए। मैं आपको पक्का बता रहा हूँ कि आपका मोटिवेशन फिर से हाई हो जाएगा और आप उतनी ही स्ट्रेंथ से वापस से तैयारी करना चालू कर देंगे। ओके, तो एक लास्ट क्वेश्चन बस कि अभी जो न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं, हम्म, तैयारी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, इस साल के सीजीएल में अपीयर होंगे, हाँ। तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? अ, सबसे पहले तो आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि बेसिक अगर आपका वीक है तो उससे एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, आपको अपना कोर स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद आप धीरे धीरे जब सेक्शनल मॉक लगाएंगे, फिर फुल लेंथ मॉक लगाएंगे, तो आप खुद के एनालिसिस करते करते ना आपको पता चलेगा कि आपकी क्या वीकनेस है, और वीकनेस पे वर्क करिए। उसी से आपका वीकनेस कम होगा, और जो स्ट्रेंथ है वो भी, जो वीकनेस है वो भी स्ट्रेंथ की तरफ में आ जाएगी। और मॉक लगाने का मैं तो ऐसा रिकमेंड करूँगा कि आप हर दिन में एक मॉक लगाइए, भले ही वो प्री का हो, भले ही वो मेंस का हो। मेंस का मॉक 2 घंटे का होता है, प्री का मॉक 1 घंटे का होता है। तो आप उतने ही आवर्स उसको मॉक लगाइए, उसके बाद उतने ही आवर्स का एनालिसिस करिए। जैसे मैं प्री का मॉक देता था तो मैं 1 घंटा मॉक दिया और फिर 1 घंटा उसका एनालिसिस किया। एनालिसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जो अभी गलती की हो वो आप फिर मेक श्योर करेंगे कि नेक्स्ट मॉक में गलती ना करें। और इसको आप एनालिसिस अच्छे से करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जैसे कुछ भी आप इंग्लिश में या जीके में या मैथ्स में भी कुछ आप नया चीज़ सीखे हैं, तो एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ताकि वो, और उसको 10 दिन में, 1 हफ्ते में आप रिवाइज कर लीजिए, ताकि अगर अगली बार कभी मॉक में वो आ जाए तो सेम पैटर्न की सेम मिस्टेक आप ना करें। और मॉक में तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप गलती करो, आप मॉक में गलती करोगे तो आप सीखोगे, फिर आप जो मेन एग्जाम में वही चीज़ गलती रिपीट नहीं करोगे अगर आप मॉक को अच्छे से एनालिसिस किए हो तो। ओके, ठीक है। तो अनुराग, आप हमारे शो में आए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, और सिलेक्शन की आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच।